जय हिंद स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं और इस वीडियो में इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम बताएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है। कहने का मतलब हमारा ये पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर जो है हमारा द्रव पदार्थ, द्रव जो हमारा शैल है वह क्या कहलाता है। तो हमारे पृथ्वी के अंदर जो भी जितने भी द्रव होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, मैग्मा। वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं, मैग्मा। और यही जब मैग्मा क्या होता है, बाहर निकलता है और बाहर निकलकर ये जमा हो जाता है तो ये हमारा हो जाता है लावा। तो यहाँ पे कह रहा है द्रवीभूत शैल कहलाता है अंदर के, तो हमारा आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। इसमें ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो देखते हैं, माउंट एटना हमारा क्या है, ये ज्वालामुखी है। उसके बाद हमारा माउंट फ्यूजियामा, ये भी हमारा क्या है, पर्वत है। उसके बाद माउंट ब्लैंक, ये क्या है, हमारा पर्वत नहीं है बल्कि क्या है, ये हमारा भ्रंश है। क्या है, भ्रंश, जिसको हम लोग बोलते हैं घाटी। ये हमारा क्या है, घाटी है। फिर उसके बाद माउंट किलिमंजारो, ये भी हमारा क्या है, पर्वत है। तो पर्वत नहीं है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न कर रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो जो सबसे ज्यादा जागृत अर्थात हमेशा जो उबाल मारता है, हमेशा उसमें से मैग्मा बाहर निकलता है, वह ज्वालामुखी की बात कर रहा है। तो हमारा जो प्रशांत महासागर होता है यह क्या कहला जाता है, ये हमारा कहला जाता है वलय। ये हमारा क्या है, ज्वालामुखी का वलय या पट्टी। यहाँ पे क्या होती है कि इतना विशाल भंडार ज्वालामुखी है, बहुत सारी ज्वालामुखियां हमारे प्रशांत महासागर के आसपास में निकलती रहती हैं, इसलिए इसको ज्वालामुखी का वलय भी कहा जाता है या ज्वालामुखी का यहाँ पे उद्गम केंद्र है। तो बहुत ज्यादा हमारे पे ज्वालामुखी जो उद्गम होता है वो हमारा प्रशांत महासागर में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है अग्निवलय किसे कहा जाता है। अभी हमने कहा वलय हमारे जो हमारा महासागर था वो कौन था, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में वलय पाया जाता है किसका, अग्नि का या ज्वालामुखी का वलय। तो ये हमारा कौन से महासागर में पाया जाता है, ये प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर क्या है, बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ज्वालामुखी जो होता है सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर के आसपास में फूटता है। तो हमारा अग्नि वलय कहाँ पाया जाएगा, ये हमारा पाया जाएगा प्रशांत महासागर, अर्थात ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट। अगला प्रश्न कर रहा है कि डाइक स्थलाकृति है। तो डाइक जो स्थलाकृति होता है, पृथ्वी के अंदर जब क्या होता है, ज्वालामुखी फूटता है तो वह क्या होता है, पृथ्वी के अंदर अगर खड़े अर्थात ऊर्ध्वाधर, क्या ऊर्ध्वाधर, अगर हमारा मैग्मा पृथ्वी के अंदर ऊर्ध्वाधर जमा हो जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, वह डाइक कहलाता है। तो यहाँ पे ज्वालामुखी की बात कर रहा है, तो क्या है, ज्वालामुखी से निर्मित बहिर्वर्ती अर्थात बाहर, तो ये नहीं होगा। ज्वालामुखी से निर्मित आंतरिक अर्थात ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तटी, ये तट तो है नहीं। हिमनद अर्थात ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कर रहा है किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है। तो यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया से स्थलाकृति का निर्माण नहीं होना की बात कर रहा है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन स्थलाकृति कहां से होता है। तो हमारा जो ये लावा है, तो भैया लावा हमारा कहां से निकलता है, ज्वालामुखी से। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। फिर लावा मैदान अर्थात ये भी लावा ज्वालामुखी से। शील तथा डाइक, अभी हमने बताया कि जो होता है डाइक पृथ्वी के अंदर क्या होता है, इस तरह से संरचना बना लेता है, जब वह बाहर नहीं निकल पाता है वह अंदर ही क्या हो जाता है, जमा हो जाता है।
और सील क्या होता है, जब ये निकलते हुए कहीं से क्या होता है जमीन के अंदर इस तरह से संरचना बना लेता है, इधर की तरफ जमा हो जाता है सील की तरह, जो मसाला जिस पर पीसा जाता है वो क्या होता है ऐसे सील रहता है, तो ये चपटा हुआ भाग ऐसे हुए जमा हो जाता है तो हमारा सील कहलाता है। और डाइक के लिए क्या होना चाहिए, ऐसे ऊपर की तरफ जमा होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारा काम होता है ज्वालामुखी से होता है अर्थात पृथ्वी के अंदर। उसके बाद हमारा विसर्प है। विसर्प ये हमारा क्या होता है कि नदियों के जब बहाव होता है तो वहां पे ये सांप के आकार का हो जाता है नदियां, तो वो हमारा किसका आकार करता है, आकृति का, ये नदियों द्वारा, तो ये नदी द्वारा हमारा विसर्प का निर्माण होता है, नदियों द्वारा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं यस आकार की घाटी या यस आकार की डेल्टा। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न कर रहा है कि स्थलाकृति जो है वो ज्वालामुखी से नहीं हो, तो ये हमारा विसर्प ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये किसके द्वारा विसर्प का निर्माण होता है, ये हमारा होता है नदियों के द्वारा। जब नदियां स्थलो भाग में चलती है, समतल मैदान में चलती हैं, तो वह यस आकार का निर्माण करती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है स्थलाकृति बहुत सारे, तो ज्वालामुखी से कौन नहीं है। तो हमारा पहला क्या है, क्रेटर है। ये क्या होता है कि ज्वालामुखी जिस छिद्र से निकलता है बाहर की तरफ, उस छिद्र को बोलते हैं हम क्रेटर। उसके बाद हमारा है काल्डेरा। काल्डेरा क्या होता है, जब बहुत ज्यादा छिद्र बड़ा हो जाता है सबसे ज्यादा, तो उसको हम बोलते हैं काल्डेरा, अर्थात किसका छिद्र, तो हमारा ज्वालामुखी का छिद्र। जब ज्वालामुखी का छिद्र बहुत बड़ा हो जाता है तो क्या होता है कि वह काल्डेरा का निर्माण कर देता है, जिसके द्वारा बहुत सारा मैग्मा बाहर आने लगता है। तो काल्डेरा क्या है, बहुत बड़ा क्या है, होल है। किसका होल है, वह ज्वालामुखी का होल है। तो ये भी हमारा ज्वालामुखी से। गेसर ये भी हमारा क्या है, ज्वालामुखी से। उसके बाद हमारा आता है फियोर्टर। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हमारा ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है, ये हमारा क्या है कि बर्फ का जो होता है, बर्फ का तट होता है, बर्फ का तट, इससे संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कर रहा है, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अभी हमने कहा कि ये जो हमारा ज्वालामुखी हो गया, इसका जो पतला छिद्र होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है क्रेटर। अभी ये जो होता है बहुत बड़ा छिद्र हो जाता है, इतना बड़ा, तो हमारा ये कहलाता है काल्डेरा। तो क्रेटर और काल्डेरा दोनों क्या है, हमारा ज्वालामुखी का। तो यहाँ पे उल्कापात अर्थात ये भी नहीं हो जाएगा। ज्वालामुखी ये हमारा ऑप्शन सी, बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पवन क्रिया द्वारा ये भी नहीं हो जाएगा, हिमानी ये भी नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न कर रहा है, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा कहना चाह रहा है कि कौन ऐसी ज्वालामुखी है जिसमें विस्फोट ही नहीं होता है। तो ऐसी जो ज्वालामुखी होती है वो मरी हुई होती है, क्योंकि जो मरे हुए होते हैं वो कोई कार्य ही नहीं करते, उसमें जान ही नहीं होता है, तो वो काम क्या करेंगे। इसलिए जो मर जाते हैं वो कोई काम नहीं करते, वो ना ही कोई किसी प्रकार का विस्फोट करते हैं, ना ही कोई प्रकार का लावा बाहर निकालते हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, मृत, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, सही। शांत और प्रसुप्त दोनों क्या है, एक ही है, क्योंकि ये कभी कभी क्या होते हैं कि विस्फोट करते रहते हैं, और जो जागृत होता है ये क्या होता है, हमेशा विस्फोट करता रहता है। तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, सही। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। तो शांत और हमारा प्रसुप्त ये हमारा क्या होता है, कभी कभी। इसमें हमारा क्या होता है, कभी कभी ज्वालामुखी निकलता रहता है। और हमारा जो मृत होता है इसमें क्या होता है, कभी नहीं, कभी नहीं। इसमें हमारा कभी नहीं ज्वालामुखी अर्थात मैग्मा बाहर निकलता है, कभी नहीं मैग्मा बाहर निकलता है। और हमारा जागृत में क्या होता है, हमेशा, हमेशा क्या होता है, मैग्मा बाहर निकलता है। तो उद्गार क्या पूछ रहा है, अक्सर मतलब हमेशा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमारे ज्वालामुखी से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे इस वीडियो में हमने बताया, और अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।